तो लास्ट लेक्चर में हमने कंज़र्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात की थी और उसमें हमने ये साबित किया था कि किसी भी सिस्टम की, ख़ासकर आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंज़र्व होती है। विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है इनिशियल स्टेज में, सिस्टम को आप यूँ समझ लें कि कोई एक पार्टिकल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है या पूरे का पूरा कोई सिस्टम है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी जो टोटल इनिशियल एनर्जी होगी, जिसको हमने कहा था कि वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, वो इक्वल होगी। अगर उस सिस्टम में कोई चेंजिंग आती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो इक्वल हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के सम के। दैट वाज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था। लेकिन अब तक हम जितना भी मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं उससे हमें पता है कि जो मोशन है वो दो तरह की होती है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है और दूसरी रोटेशनल मोशन है। लेकिन जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखी थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वो फॉर्म ली थी जिसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं की थी, और हमें पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्जेक्ट्स में मौजूद होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो रोटेट कर रहे हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्लूड करें तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो किस तरह मॉडिफाई होगा, वो कौन सी शेप लेगा। तो इस सवाल को मैं आज के लेक्चर के पहले आधे हिस्से में डिस्कस करूंगा, और फिर बाकी का आधा हिस्सा जो है वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लगाएंगे, जो टॉपिक अगेन पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड है, और दैट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक्स इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और वो जब उसके ऊपर हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट आज के लेक्चर में फॉर मी दैट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट दैन दिस वन। इन फैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि दैट इज़ दी, अगर आप मुझसे ये कहें कि पूरी की पूरी मैकेनिक्स में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो मैं कहूँगा कि एक जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ है, बिकॉज जितना भी हम अब तक पढ़ के आए हैं वो न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर ही बुनियाद था। और दूसरा वो टॉपिक है जिसको आज मैं इस लेक्चर के सेकंड हाफ में स्टार्ट करूँगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको ख़त्म करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर वैसे भी हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कैसे मॉडिफाई होती है इफ़ वी इंक्लूड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू आवर सिस्टम। तो उसको देखने के लिए आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें कोई भी रिजिड मैस है। लेट मी नेम माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ये कोई रिजिड बॉडी लिया है। अब अगर रिजिड बॉडी लिया है तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। हम इसको बहुत अच्छी तरह 7वें चैप्टर में ट्रीट करके आए हैं, और उसके बाद मुसलसल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम डील करते रहे हैं। और उसकी ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम ये लेते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये छोटी छोटी मैसेज से मिल के बने हुए हैं, और वो सारी मैसेज का सम जो है वो हमें ऐसा कोई रिजिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड बॉडी प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स डू इट। तो अब रिजिड बॉडी है तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कुछ अजम्पशंस जिस तरह हम प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं अपने। और वो पहली अजम्पशन ये है कि ये जो बॉडी है ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, विच मीन्स कि अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो ये इस तरह ट्रांसलेट भी कर रहा है, जबकि ये रोटेट भी कर रहा है इस तरह। और अगर ये रोटेट कर रहा है तो अगर ट्रांसलेट कर रहा है, ज़रा गौर करें, अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना, इस ओरिजिन के लिहाज से, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है उसके लिहाज से वो चेंज होगा ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। लेकिन अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरह, तो जो रोटेशन है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जिसको आप सेंटर ऑफ मैस कहते हैं, तो उसके हिसाब से रोटेट कर रहा होगा। यानी कोई पॉइंट, इस पॉइंट पे जो मैस है वो इस सेंटर ऑफ मैस के हिसाब से रोटेट कर रही होगी।
तो सेंटर ऑफ मास को ये पार्टिकल सिर्फ रोटेट करता नज़र आएगा, ट्रांसलेट करता नज़र नहीं आएगा। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ये पार्टिकल हमेशा यहीं पे मौजूद होगा, इस पॉइंट पे। ओके, सो आफ्टर दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना, इसको मैं पहले ही सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ। लेट मी सी इफ़ आई कैन मेक दिस लाइन स्ट्रेट। I should be able to make this straight. Let me see. Okay, ये इसके साथ मसला है, so let me make it actually straight. और इसको मैं straight बना सकता हूँ, मुझे straight arrow on करना पड़ेगा। So let's do this. तो अब ये एक आएगा मेरे पास straight line, और ये straight line जो है ये इस center of mass का coordinate दे रही है मुझे। और इसका कोऑर्डिनेट जो है इसको हम कहते हैं आर सेंटर ऑफ मास, और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का। और अब मैं इस सिस्टम के अंदर एक और मास लेता हूँ। लेट्स कॉल दिस मास MN, कोई भी nth मास है, और इस पॉइंट को हम P का नाम देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और इस के कोऑर्डिनेट जो हैं उसको मैं कहता हूँ RN, और उसकी रीज़न वही है कि चूँकि मैंने इसको nth मास कहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे वो RN बनेंगे। और ये रहे RN। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ये ओरिजिन के हिसाब से किस पॉइंट पे वाक़े है। और एक और बात भी मैंने आपको की है, और वो ये कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो मास है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। और मैंने आपको ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया है, लेकिन इन जनरल अगर ये बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये XY प्लेन के अंदर मौजूद हो, बल्कि ये स्पेस के अंदर, यानी इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे इन जनरल पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी, यानी इसकी कुछ ना कुछ इस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास का कुछ डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस होगा, कुछ डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस होगा, और कुछ डिस्टेंस अलॉन्ग z एक्सिस भी होगा। इन जनरल आप इसको यूँ अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, और रोटेशन के लिए हमें कोई ना कोई एक्सिस डिफ़ाइन करना पड़ता है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। तो इसका मतलब है कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरा जो z एक्सिस है ना, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास पॉइंट है जिसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, वो z एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ये दिखाने के बाद अब चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट P है इसको सेंटर ऑफ मास के ऊपर खड़ा हुआ कोई शख्स कैसे देखेगा? वो सिर्फ ये देखेगा कि ये जो P है ना, ये रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे सेंटर ऑफ मास के हिसाब से भी P के कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। एंड लेट मी फाइनली डू इट। और इसको हम कहते हैं कि इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से वो RN प्राइम है। अब देखें कि n जो है ना, वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अज्यूम ये किया है कि ये जो पॉइंट P है ना हमारा, यहाँ पे कोई nth मास है, और nth मास इस तनाजुर में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो n छोटी छोटी मासेस से मिल के बना हुआ है। तो हम कोई एक मास कंसीडर कर लें और फिर एंड पे समेशन करके उसको जनरलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ प्रीसाइजली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब मैं करता क्या हूँ, मैं इस पॉइंट P की इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एनर्जी लिखता हूँ। तो जो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होगी उसको हम K से रिप्रेजेंट करते आए हैं, और ये होगी K इक्वल्स वही जो जनरल फार्मूला है 1/2। उसके बाद आएगा समेशन MN RN स्क्वायर्ड। ओके, इसमें आप देख लें कि यहाँ पे मैंने पहले से ही समेशन लगा दिया, और ये वही चीज़ है जो मैं आपको बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो n स्मॉल मैसेज के ऊपर मुश्तमिल है। हम उनमें से कोई nth कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर हम सम कर देंगे सारी मैसेज के ऊपर, तो हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट की टोटल मैस है ना, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी हमारे प्रॉब्लम में। ऐसी चीज़ें हम पहले करके आए हैं। अब अगर आप देखें इस कोऑर्डिनेट्स से जो मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम रिलेट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ वेक्टर
जो 3 वेक्टर हैं ऐड हो रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो आर सेंटर ऑफ मास प्लस आर एन प्राइम ये बना रहे हैं दोनों मिलके आर एन। इट्स जस्ट वेक्टर एडिशन जिसको आप हेड से टेल रूल के ज़रिए करते हैं। तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, आर एन इक्वल्स आर सेंटर ऑफ मास प्लस आर एन प्राइम। ओके, अब ये पोजीशन वेक्टर है। अगर आप पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है। सो लेट मी एक्सप्लिसिटली डू इट। तो अगर आप ये कर लें कि डी आर एन डिवाइड बाई डी टी, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें तो राइट साइड का भी टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डी आर सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई डी टी प्लस डी आर एन प्राइम डिवाइड बाई डी टी। तो अब ये सारे वेलोसिटीज़ की फॉर्म ले लेंगे तो ये जो बन जाएगा लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड हमें देगी वी एन वेलोसिटी ऑफ nth मास, और ये बन जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट n विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसको हमने आर एन प्राइम कहा है। अब फिर से मैं इन वेलोसिटीज़ का आपको बता दूं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ये आपको बता रही है वेलोसिटी ऑफ दिस मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो बता रहा है वी सेंटर ऑफ मास है ना, इट्स जस्ट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट होती है। कोई भी सिस्टम जब मूव करता है और मूव करने के साथ साथ उसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल भी होती है और रोटेशनल भी होती है, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होती है। और ये जो हमारे पास वी एन प्राइम है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अब ये एक्सप्रेशन हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की, इस सिस्टम की वो क्या फॉर्म लेती है। सो लेट्स डू दैट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी के इक्वल्स हाफ समेशन ओवर एन एम एन, और अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी का हमारे पास स्क्वायर है। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है जो ऑफ कोर्स मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे पता चला है, यहाँ पे मैंने आर एन स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको पता है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में आर एन नहीं होता, वी एन होता है। सो लेट मी चेंज इट टू वी एन। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एन स्क्वायर। तो अब इस वी एन को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो इसका स्क्वायर लेके मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये टर्म मेरे पास बनेगी वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस वी एन प्राइम स्क्वायर्ड। अब चूँकि स्क्वायर्ड है तो इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाते, क्योंकि फिर नहीं तो अगर मैं वेक्टर साइन लगाता हूँ तो मुझे मैग्नीट्यूड का साइन भी लगाना पड़ेगा, जो मैं लगाना नहीं चाहता। तो आप बस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये मैग्नीट्यूड बन गई है, प्लस टू टाइम्स वी सेंटर ऑफ मास डॉट वी एन प्राइम विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं जो डील कर रहे हैं जिनको आप, उनका प्रीसाइज मीनिंग क्या है, वो आपको कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी बता रही हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स डील दिस टर्म्स वन बाय वन। मैंने अभी आपको बताया है और आपको पता भी है, मेरे बताने की ज़रूरत के बिना भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, इट्स कांस्टेंट। तो ये पहली टर्म जो है उसमें हमारे पास है समेशन ओवर एम एन एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर कांस्टेंट है। लेट मी एक्चुअली राइट इट इन वन मोर स्टेप ताकि आपके लिए ये बात जो है ये एक्सप्लिसिट हो जाए। और अब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अंदर, मतलब ये वाला जो फैक्टर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 टर्म्स सेपरेट बना रहा हूँ। तो पहली टर्म हमारे पास बनेगी 1/2 समेशन ओवर एन एम एन वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म बनेगी 1/2 समेशन ओवर एन एम एन वी एन प्राइम्ड स्क्वायर, प्लस तीसरी टर्म हमारे पास बनेगी 1/2 समेशन ओवर एन एंड एम एन
वी सेंटर ऑफ मास डॉट वी एन प्राइम। अच्छा, ये आप गौर करें इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे मैंने इनको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, और ये डॉट प्रोडक्ट होना भी चाहिए, इट्स नॉट नंबर। यहाँ पे ये जो वी सेंटर ऑफ मास है और ये जो वी एन है ना, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। और वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो थर्ड टर्म है, जो जब आप यानी ए प्लस बी स्क्वायर ओपन करते हैं तो आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो 2ab है ना, अगर ए और बी नंबर्स की बजाय वेक्टर्स हों तो फिर उनको आप डॉट प्रोडक्ट की वजह से लिखते हैं, और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे इनको लिखते हुए डॉट प्रोडक्ट लिया है। यहाँ पे इनका वेयर इज़ माई हाईलाइटर, ये रहा। ओके, सो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे भी है। तो लेट्स सॉल्व दिस टर्म्स वन बाय वन, जो तीनों टर्म्स हैं हमारे पास। तो पहली टर्म, ये बात हम जानते हैं कि वी सेंटर ऑफ मास जो है ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये समेशन का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समेशन सिर्फ मास के ऊपर होगी, और जब आप सारी मैसेज को ऐड करेंगे तो वो सिस्टम की टोटल मास बन जाएगी। तो ये पहली टर्म है ना हमारे पास, ये हमारे पास सिंपली आ जाएगी हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब मैं इसको कैपिटल M लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड। जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म हमारे पास बनेगी हाफ समेशन ओवर एन। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने की हैं, और वो वही चीज़ नोट करने की है जो मैं आपको अभी बताया है कि आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि जो वी एन प्राइम है ना, ये किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और वी एन प्राइम जो है ना, वो आप देखें, ये आर एन प्राइम हमारा कोऑर्डिनेट था, और आर एन प्राइम कोऑर्डिनेट था पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब है कि ये वी एन प्राइम जो है, ये भी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। लेकिन हमने अभी आर्ग्यू किया है कि जब सेंटर ऑफ मास से देखा जाता है इस पॉइंट पी की तरफ, या जो भी मास यहाँ पे पॉइंट पी पे मौजूद है, जब आप उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से खड़े होकर देखते हो तो आपको ये प्योरली रोटेट करता हुआ नज़र आता है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर ये प्योरली रोटेट कर रहा है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर हेयर, विच कलर शुड आई गो फॉर, लेट्स गो विद दिस कलर। तो ये वाली जो टर्म है ना, अगर हमारे पास पार्टिकल प्योरली रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है हम वो जो कंडीशन थी प्योर रोटेशन की जो हमारे पास होती थी v इक्वल्स आर ओमेगा, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो v प्राइम है वो क्या बन जाएगा, और v n भी है तो v n प्राइम हमारे पास बन जाएगा v, ओके ये अच्छा नहीं आ रहा है n, तो v n प्राइम हमारे पास बन जाएगा r तो कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस है, उसकी मैग्नीट्यूड है, और चूँकि ये nth हमारे पास पार्टिकल का डिस्टेंस है तो आर एन भी होगी, और इसको हमने प्राइम से रिप्रेजेंट किया है टाइम ओमेगा। ओमेगा जो है ना उसके साथ n नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, जब भी कोई पूरे का पूरा रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो उस बॉडी में मौजूद हर स्मॉल मास जो है वो उसी एक जैसी वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन आपको यही बताता है कि लीनियर वेलोसिटी तो हर पार्टिकल के लिए मुख्तलिफ होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ओमेगा ही रहेगी। तो इसका मतलब है मैं ये वाला रिलेशनशिप अब यूज़ कर सकता हूँ इस v के लिए। तो जब इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी, लेट मी गो विद द सेम कलर, तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी हाफ समेशन ओवर n एम एन, और ये बन जाएगा आर एन प्राइम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसको एक स्टेप में अगर हम और लिखें तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ ओमेगा समेशन ओवर n एम एन आर एन प्राइम स्क्वायर। और ये वाली जो चीज़ है ना, अगर आप गौर करें तो आपको याद होगा इट्स जस्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल एट पॉइंट पी। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब अगर आप देखें तो आप इस फ्रेम में मेजर कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास में, तो इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही है। और अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल यहाँ पे लिखूँ तो ये मेरे पास बनता है हाफ, और ये ओमेगा स्क्वायर था हमारे पास, तो ये बन जाएगा हाफ आई, और ये आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई सेकंड टर्म। ओके, अब ज़रा थर्ड टर्म को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट मी गो विद अ डिफरेंट कलर फॉर थर्ड टर्म,
एंड लेट्स गो विद ब्लू। और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ हाफ समेशन ओवर एन एम एन वी ओके वी ओके 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 ओके। तो ये वी सेंटर ऑफ मास है ना, और वी सेंटर ऑफ मास के लिए हम पहले ही आर्ग्यू कर चुके हैं कि ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको वी सेंटर ऑफ मास। ओके, लेट मी एक्चुअली राइट इट दिस वे, 1/2 को भी मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/2 वी सेंटर ऑफ मास। ओके, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, वी एन प्राइम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी एन प्राइम। ओके, और ये वेक्टर है। अब ज़रा गौर करें कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फुर्ती दिखाई है आपको। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इनमें बेईमानी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम अपनी तरफ से साइंस के अंदर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दैट। आई मीन आई यूज्ड टू डू इट माई सेल्फ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन लाइक बैचलर्स लेट्स से। और वो ये चीज़ है, ज़रा गौर कीजिएगा, आई होप कि आप लोगों ने वो चीज़ पकड़ ली हो। यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास और वी एन प्राइम के दरमियान डॉट प्रोडक्ट था। यहाँ पे वो डॉट प्रोडक्ट किधर गया, तो मैं असल में कर ये रहा हूँ कि चूँकि मैंने कहा कि मेरा वी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और इसको मैं समेशन के बाहर ले लेता हूँ, तो ये मैंने उसको समेशन के बाहर लिया, तो ये मैंने उसको डॉट प्रोडक्ट के साथ लिया, तो मुझे यहाँ पे ये रहा डॉट। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट अब भी मौजूद है, ये कहीं गया नहीं है। ओके, जब मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ही लूँगा वी सेंटर ऑफ मास के साथ। लेकिन अगर आप देखें तो ये चीज़ जो है एम एन वी एन, इट्स जस्ट द टोटल मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल। ओके, और समेशन हो रही है तो इसका मतलब है इट्स टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एंड सो प्राइम, और ये बन जाएगा 1/2 वी सेंटर ऑफ मास डॉट पी। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो है ज़ीरो। ओके, इसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न आपको पता होने चाहिए, और मैं उसके लिए आपको रेफरेंस देता हूँ, जाके देखें इक्वेशन 7.23 या फिर 24, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये चीज़ हमने 7th चैप्टर में प्रूव की थी। दूसरा आसान जवाब ये है, और वो आर्ग्यूमेंट हम पहले कर चुके हैं, कि ये जो पी प्राइम है ना, ओके, ये पी प्राइम, पहली बात तो ये है कि इस पॉइंट पी से मुख्तलिफ है। ओके, ये पी प्राइम जो है ना, ये हमारे पास मोमेंटम है, और ये पी प्राइम है तो ये बता रहा है कि मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विच इज़ एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू और एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। लेकिन अभी हमने बात की है कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से जब आप इस पार्टिकल को देखते हैं तो ये प्योरली रोटेट कर रहा होता है, इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। अगर इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती तो इसका मतलब है उसमें लीनियर मोमेंटम भी नहीं होगा, और विच मीन्स लीनियर मोमेंटम इज़ ज़ीरो, एंड सो दिस इंटायर टर्म, दिस थर्ड टर्म इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स रह गई, पहली ये और दूसरी ये। सो लेट्स राइट इट डाउन एंड वी हैव ऑलमोस्ट प्रूव्ड व्हाट वी वांटेड। तो K इक्वल्स हाफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम V सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस हाफ I center of mass, moment of inertia of the system as measured in center of mass reference frame times omega squared. And this is precisely what you called total kinetic energy equals K translational plus K rotational. तो आपने यहाँ पे एक जनरल सिस्टम लेके ये बात प्रूफ कर दी है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ना किसी सिस्टम में, कि वो क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। और अब अगर हम वापस इस फार्मूला के ऊपर जाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो ये जो KI और KF है ना, यू शुड कंसीडर इट एज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी, विच मीन्स कि अगर सिस्टम में ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है तो आपको यहाँ पे दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगी। लेकिन ये याद रखें कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज़ जो हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम में सिर्फ ट्रांसलेशन है तो आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी, रोटेशनल नहीं होगी। लेकिन अगर सिस्टम में
रोटेशन मौजूद है और ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है, तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी, ट्रांसलेशनल नहीं होगी। यानी ये इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ज़ीरो हो तो दूसरी भी ज़ीरो हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन तो ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से टोटली अनरिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक ज़ीरो हो और दूसरी ज़ीरो ना हो। लेकिन हमारे पास एक और केस भी है, और वो केस ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करवाते हुए पहले यूज़ कर चुका हूँ। वो जो केस है वो है हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ये भी हमने देखा था शायद 8वें चैप्टर में। तो ये केस था रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। और रोलिंग विदाउट स्लीपिंग की हमने एक मैथमेटिकल कंडीशन ड्राइव की थी 8वें चैप्टर में, और वो होती थी V = R ओमेगा, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्योरली रोल कर रहा है, स्लिप नहीं हो रहा, तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशनशिप जो है ये सादिक आता था, यानी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था। और अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होना सिस्टम में, तो फिर क्या होता है, ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनको हम एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक भी मौजूद हो तो आपको पता होगा कि दूसरी भी आपके पास मौजूद है, या कितनी अमाउंट या क्वांटिटी उसकी मौजूद है। कैसे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये फार्मूला मैंने प्रूव करवाया है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। सो लेट मी राइट इट डाउन अगेन। तो K = ½ टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स P सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, ये वही वेलोसिटी है जिसको आप ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कहते हैं, प्लस 1/2 I सेंटर ऑफ मास टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब अगर आपके पास प्योर रोटेशन है विदाउट स्लीपिंग, तो आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो V सेंटर ऑफ मास जो है वो R ओमेगा के इक्वल है। तो या तो आप इसको अब लिख लें इस फॉर्म में, K = ½ M टाइम्स R² ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस ½ I सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर्ड। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास प्योर जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना, वो ओमेगा की फॉर्म में आ गई है। यानी ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट था ना, इसको भी आपने रोटेशनल में चेंज कर दिया है। तो ये अब पूरी की पूरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म बन गई है। या फिर आप इस एक्सप्रेशन से ओमेगा को इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये वाली जो है ना प्योर रोटेशनल एनर्जी। ओके, और अगर आप यहाँ पे ओमेगा को लेके सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो फिर जो हमारे पास K आएगा वो बनेगा ½ M V सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस ½ I सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा जो है वो V सेंटर ऑफ मास बाई R होगा, तो ये बन जाएगा V सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड बाई R²। और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ V सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये जो है ये बन गई है प्योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हिज अ पॉइंट, जो मेन चीज़ मैंने आपको यहाँ पे साबित करवाई है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है ना, वो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो पार्ट्स में होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दीज two forms of kinetic energy, rotational and translational, they are totally independent of each other, which means कि अगर एक ज़ीरो है तो इट्स ओके, दूसरी मौजूद होगी। हो सकता है दोनों ज़ीरो हों, ऑफ कोर्स सिस्टम अगर रेस्ट के ऊपर है तो हर चीज़ ही ज़ीरो होगी। लेकिन अगर एक ज़ीरो होती है तो इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू कि दूसरी भी ज़ीरो हो। एक बात। अगर दूसरी बात, तीसरी बात बल्कि, अगर सिस्टम के अंदर प्योर रोटेशन हो विदाउट स्लिपिंग, तो ये रिलेशनशिप है जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटीज़ को रिलेट करता है। तो इसका मतलब है कि अब दोनों
फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और आप अगर आपको कोई एक दी हुई है तो इसका मतलब है आप दूसरी लिख सकते हैं, और उसको एक जनरल सी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है. बट द टॉपिक एंड्स हेयर. आई एम गोना सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू कि कैसे हम सारी दोनों फॉर्म जो है ना काइनेटिक एनर्जी की, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, उसको यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज 26 है, ऑफ कोर्स 12.26 क्योंकि हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ये एक्सरसाइज हैरी रेज़निक और क्रेन की बुक से है. और लेट्स से व्हाट द स्टेटमेंट सेज. इट सेज अ बॉडी इज़ रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विद वेलोसिटी v, स्पीड v. It then rolls up a hill to a maximum height h. If h equals this, what might be the body b? हमने ये बताना है कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या जो भी जिस्म है जो रोल कर रहा है वो पोटेंशली कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है. सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर दिस वन. ओके, लेट मी यूज़ दिस कलर. तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर बन गई क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ हाइट तक जाता है. और अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट भी दिखाना है जिसके लिए लेट्स सपोज आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग कि फ़र्ज़ करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो इस शेप का है, इस शेप का. लेट्स से ओके, दिस इज़ गिविंग मी अ स्ट्रेट लाइन. लेट मी सी व्हाट कैन आई गेट. लेट्स यूज़ दिस कलर एंड वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट. यप, ओके, ये थोड़ा सा सरफेस से ऊपर बन गया. लेट मी ट्राई टू मेक इट ऑन द सरफेस. लेट्स डू दिस. ओके, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है एंड लेट मी फिल इट विद सम शेड. तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसकी कुछ ना कुछ लीनियर स्पीड है v. ओके, और ये उसके बाद इधर इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जाता है, और ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जाता है हाइट h तक. तो ग्राउंड से उसकी जो हाइट है ना वो h है, तो वो इस हाइट तक जाता है. और ये हाइट की वैल्यू हमें दी हुई है, इट्स 3v²/4g. तो हमसे ये पूछा गया है कि ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है. अब दिस इज़ अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड इट अप. अब आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं. और यहाँ पे हमसे जो चीज़ पूछी गई है ना वो ये नहीं पूछा गया कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी कैलकुलेट करें. हमसे पूछा गया है व्हाट माइट द ऑब्जेक्ट बी. हमसे बजाते खुद हमसे उन्होंने बज़ाहिर ये पूछ लिया है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है. यानी ये सफ़ेयर हो सकता है, इट कैन बी अ क्यूब, इट कैन बी अ सिलेंडर, कैन बी अ डिस्क, इट कैन बी अ पांडा, इट कैन बी अ कैट, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमने इस चीज़ को किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी से रिलेट करना है. यानी कौन सी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो हमें पोटेंशली बता सके कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है. और आई रियली वांट कि आप इस पॉइंट के ऊपर सोचें, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप इस वीडियो को यहाँ पे रोकें और कुछ देर के लिए सोचें कि कौन सी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो हम अब तक इस कोर्स में पढ़ के आए हैं जो हमें पोटेंशली ये बता सके कि ये ऑब्जेक्ट है कौन सा. मैं आपको बता देता हूँ ऑफ कोर्स, बट आपको सोचना चाहिए. और जो क्वांटिटी ये बता सकती है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैसे बता सकता है, तो आपको याद होगा कि हर ऑब्जेक्ट जो है उसका एक ख़ास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. कुछ का एक जैसा भी होता है तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है कि दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ यूनिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. तो ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें ये पता चल सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है. So let's apply law of conservation of energy in its full form. Full form means काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करके. तो फुल फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं तो ये उसकी पहली फेज़ है. इस पॉइंट के ऊपर वो प्योरली रोटेट कर रहा है और मैं हमेशा की तरह ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राउंड लेवल को ही डिफ़ाइन कर देता हूँ. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है.
तो इस पॉइंट के ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो इनिशियल यू आई जो है ना, डेटा में हमारे पास यू आई जो है वो ज़ीरो है। ओके, और ये वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, जो उसकी वी से मूव कर रहा है, जो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बनेगी ना, वो बनेगी। और एक बात याद रखें, हमें ये बताया हुआ है कि इट्स रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, राइट, विदाउट स्लीपिंग। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी ना, वो होगी हाफ, इसकी मैस को मैं एम कह लेता हूँ, स्मॉल एम। तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मैस स्क्वायर, ये वी सेंटर ऑफ मैस ही दरअसल ये वी है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अब वी ही यूज़ करने लगा हूँ। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर्ड प्लस हाफ आई, इसको भी अब मैं आई ही लिख रहा हूँ, आई सेंटर ऑफ मैस नहीं लिखता, ओमेगा स्क्वायर्ड। और हमें पता है कि वी और ओमेगा जो है ना वो आपस में रिलेटेड हैं इससे। और आर जो है ना ये इस ऑब्जेक्ट का, उप्स सॉरी अबाउट दिस वन, ओके वी आर बैक। तो ये जो आर है ना, ये वाला आर, ये इस जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसका रेडियस है। ओके, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखें। जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो ये रुक जाता है, तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी दोनों तरह की। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी वो क्या बनेगी, के एफ इक्वल्स ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे यू एफ जो है वो ऑफ कोर्स क्या होगी, एम जी एच, यानी कि एम जी और एच की वैल्यू हमें दी हुई है 3v²/4g। तो अब अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, विच मीन्स अगर आप लगाएं यू आई प्लस के आई इक्वल्स यू एफ प्लस के एफ, तो हमारे पास फॉर्म बनेगी यू आई ज़ीरो है और के आई जो है वो है हाफ एम वी स्क्वेयर्ड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड। और ये वो आई है जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है कितनी है, 3 mg 3v²/4g। अब देखें जी, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं ना वो कैंसिल आउट करते जाते हैं। तो ये m जो है ना ये हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा। चलें एक स्टेप में रुक जाते हैं। तो m कैंसिल नहीं हो रहा, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर ली, लेकिन ये जी कैंसिल हो रहा है हमारे पास। ओके, सो जी कैंसिल हो गया। और अब मैं ये करने लगा हूँ कि इस ओमेगा की जगह पे यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ v/r। तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर्ड प्लस हाफ आई, ओमेगा की जगह पे v/r पुट करूँगा तो ये बनेगा v²/r² इक्वल्स 3mv²/4 टाइम्स g। ओके, और इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करने में जो फर्स्ट चीज़ आप देखेंगे वो ये है कि ये v², ये v² और ये v² कैंसिल हो रहे हैं। ओके, ये 1/2, ये 1/2 और ये 4 में से एक 2 निकल जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला बच जाएगा। तो अब ज़रा देखें कि हमारे पास क्या चीज़ रह गई है। जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो यहाँ से है हमारे पास m। यहाँ से पहली एक्सप्रेशन में हमारे पास m है जो कि मुझे सही नहीं लग रहा, लेट मी चेक। दूसरी टर्म में से हमारे पास है i और तीसरी टर्म में से हमारे पास रह गया बाकी 3m/2g। सो लेट्स राइट इट एंड देन सी वेयर वी हैड मेड एनी मिस्टेक इफ़ वी डिड। तो ये है हमारे पास m प्लस i डिवाइडेड बाई r² इक्वल्स 3m/2g। ओके, अब ज़रा इसको अगर एक स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो मैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ r² से। तो ये पहली टर्म बन जाएगी mr²। दूसरी टर्म में मेरे पास सिर्फ i रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे बन जाएगा, मैंने r² से मल्टीप्लाई किया है तो ये रह जाएगा, ये बन जाएगा 3mr²/2। और g तो मैं पहले ही कैंसिल कर चुका था, g कहाँ से आ गया, लेट्स अरेज g। जी मैंने यहाँ पे कैंसिल किया था तो यहाँ पे जी नहीं है और यहाँ पे भी जी नहीं है, तो ये रह जाएगा सिंपली 2। तो ये
तो अब यहाँ इसको अगर हम आई के लिए सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आई इक्वल्स 3/2 mr² माइनस mr², और यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है 1/2 mr²। और ये आप किसी किताब में भी देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, कि हाफ mr² किस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे, एक डिस्क या फिर सिलेंडर। तो इसका मतलब है कि ये या तो कोई सिलेंडर है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है, या फिर ये कोई डिस्क है। इट डजंट रियली कंसर्न अस, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट का गेस कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, इधर इट्स अ डिस्क और इट्स अ सिलेंडर। तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, एंड आई हैव वन मोर टॉपिक दैट आई वांट टू डू टुडे। ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। And as I said earlier at the start of this video, this is one of the most important topic in the entire course of mechanics. इसकी अहमियत को मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमें क्या बताता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा इसकी रेलेवेंस अभी स्क्रीन के ऊपर देख के मिल भी गई होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है न्यूटन की। So the topic name is one dimensional conservative system, the complete solution। और complete solution से क्या मतलब है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस इक्वेशन पे देखें। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने क्यों लिखी हुई है। सवाल ये है कि ये इक्वेशन जो है ये हमें क्या बताती है। इसमें हमारे पास Vf इक्वल्स Vi प्लस AT हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान ये इक्वेशन एक रिलेशन बताती है। लेकिन बेसिकली डीप डाउन ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, इसमें अगर आप देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये टाइम का फैक्टर है। ये टाइम का फैक्टर हमें ये बताता है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्वांटिटी है ना Vf जिसको मैंने लिखा है, ये असल में टाइम डिपेंडेंट है। क्योंकि आपने जब न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी तो आपने ये कहा था कि उनमें एक्सेलरेशन जो है ना वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू फ़िक्स होती है। Vi जो है ये फ़िक्स होता है बिकॉज इट्स द इनिशियल कंडीशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम। यानी आप ये सपोज करते थे कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और उसके बाद वो इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी। तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे हमारे पास टाइम आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे Vf आ रहा है। तो अगर टाइम चेंज होगा, जो कि ऑफ कोर्स चेंज होता है, तो Vf चेंज होगी, और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको T डिपेंडेंट दिखाया है। तो बेसिकली न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशंस जो थी ये हमें सिस्टम की इवोल्यूशन बताती थी, यानी टाइम के साथ सिस्टम इवॉल्व कैसे होता है। एंड दिस इज़ द फंडामेंटल क्वेश्चन इन ऑल ऑफ फिज़िक्स, नॉट ओनली इन मैकेनिक्स, कि हम हमेशा ये सवाल करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होती है। और ये तरीक़ाकार जो था ये एक तरीक़ाकार था ऑब्जेक्ट की मोशन की इवोल्यूशन देखने का। और इस तरीक़ाकार में दरअसल हम जो मेन चीज़ यूज़ करते होते हैं ना वो न्यूटन सेकंड लॉ है, जिसको मैं अगर एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वल था A इक्वल्स F/m। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन से आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेलोसिटी से आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे इवॉल्व होती है। अब ये सारा काम हमने किया था न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस या न्यूटन लॉज को यूज़ करके। अब इस वीडियो में कह रहा हूँ, इस पार्ट में, इस लेक्चर के इस पार्ट में मैं यही काम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके करना चाहता हूँ। यानी मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, जो हमने डिफ़ाइन कर ली है, अब उसको यूज़ करके देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरा सिस्टम जो है वो कैसे इवॉल्व करता है टाइम के साथ। तो इस वीडियो में मैं एक जनरल एनालिसिस पेश करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और फिर एक एग्ज़ाम्पल जो अक्सर आप देखते हैं, बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल,
मैस स्प्रिंग सिस्टम की, उसको मैं सॉल्व भी करूँगा और उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करूँगा कि पोजीशन जो है वो कैसे चेंज होती है मैस स्प्रिंग सिस्टम की टाइम के साथ। और पोजीशन अगर आपके पास आ गई तो इसका मतलब है कि हर चीज़ आ गई, क्योंकि पोजीशन से आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स, वेलोसिटी से लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम से टार्क, और ये इस तरह आप चलते जाएं। सिर्फ आपके पास पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में से कोई एक क्वांटिटी अगर आ गई है ना विद द डिपेंडेंस ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है आपके पास उस सिस्टम की सारी फ्यूचर इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप उसकी इवोल्यूशन क्या होती है वो देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ एट द हार्ट ऑफ फिज़िक्स, नॉट ओनली मैकेनिक्स। और हम जितनी भी फिज़िक्स करते हैं यही हमारा एंड गोल होता है। सो लेट्स लुक एट द जनरल एनालिसिस ऑफ दिस के किस तरह का हम एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करके कैसे ये पता लगा सकते हैं और हमारे पास किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इट्स काइंड ऑफ जनरल एनालिसिस। मैं इसमें कोई मैथ नहीं करूँगा, सिर्फ एक एग्जांपल लूँगा, एक जनरल सा फंक्शन लूँगा और उसको यूज़ करके एक्सप्लेन करूँगा कि आपके पास कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन थी, अगर हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होती है के प्लस यू। यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और जो के है वो है काइनेटिक एनर्जी। और आसानी की खातिर यहाँ पे मैं जो 1D केस है ना उसको एक्सप्लेन करूँगा। और आपकी बुक में भी 1D केस है। 3 डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है और वो ग़ालिबन आप आगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा कोर्स आप पढ़ेंगे उसमें आएगा। लेकिन देखें कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या क्या निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी जनरल फॉर्म हमें पता है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ½ mv(x²). चूँकि मैं 1 डायमेंशनल केस ले रहा हूँ तो मैं अपनी मोशन जो है ऑब्जेक्ट की वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहा हूँ, प्लस यू। तो मैंने जब आपको अभी 2 मिनट पहले ये बात बताई है तो मैंने कहा है कि आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन वेक्टर इनमें से कोई एक चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो दैट्स इट, यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। और इसमें अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास जो ऑब्वियस क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को पहले वेलोसिटी के लिए सॉल्व करता हूँ और इवेंचुअली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप देखेंगे कि मैं वेलोसिटी से पोजीशन कैलकुलेट करूँगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वेलोसिटी के लिए सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास Vx आता है, Vx इक्वल्स प्लस माइनस, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए 2 डिवाइडेड बाई m e माइनस u ऑफ x। इसको मैंने u ऑफ x कर दिया है, इसको यहाँ पे भी u ऑफ x कर देते हैं। और इसका रीज़न ये है कि चूँकि मैंने 1 डायमेंशनल सिस्टम कंसीडर किया है तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल ओनली बी अ फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर ये y एक्सिस के अलॉन्ग होती तो आप इसको y का फंक्शन ले लेते, अगर z एक्सिस के अलॉन्ग होती तो z का फंक्शन ले लेते। लेकिन चूँकि हम सिर्फ एक डायमेंशन में मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक विद x और इसके ऊपर है हमारे पास अंडर रूट। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को वेलोसिटी के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। तो ये वो इक्वेशन है जिसको मैं कल सॉल्व करूँगा पोजीशन के लिए कि आप इससे कैसे पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। जो दूसरे अल्फाज में अगर आप मोर देन 1 एक डायमेंशन में मैं करूँगा तो इसको मैं पोजीशन ही बोलूँगा, लेकिन अगर आप मोर देन 1 डायमेंशन में करें तो आप इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से दैट्स ऑल द इक्वेशन दैट आई वांट टू ड्राइव। एंड इसके बाद अब मैं सिर्फ इसको इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करूँगा एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। वेलोसिटी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो तो आप ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, और ये टोटल एनर्जी है सिस्टम की और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर आप गौर करें जो पहली चीज़ है यहाँ पे मैं बल्कि लिख दूँ कि ये बात नोट करने की है, तो दिस इज़ पॉइंट टू नोट, पॉइंट्स टू नोट। 2 पॉइंट हैं यहाँ पे नोट करने के। जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि हमारी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, ये ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी से। क्यों ज़्यादा होगी? वाई? दैट्स द क्वेश्चन। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है इस सिस्टम के ऊपर या इस एक्सप्रेशन से जो मेरे पास आ रही है कि ई जो है ना ये क्यों ज़्यादा होनी चाहिए यू से।
और उसका आंसर अब भी ऐसा है कि ये वाला जो फैक्टर है ना ई माइनस यू, ये स्क्वायर रूट के अंडर है। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास यू जो है वो ई से ज़्यादा हो जाए तो ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स तो पॉजिटिव है, दैट्स अ स्केलर, दैट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो इमेजिनरी आ रही है, जिसका मतलब है कि ये v जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो हमारे पास vx जो है ये क्या होगा, इमेजिनरी। और vx ये वेलोसिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो रियल क्वांटिटीज़ को, रियल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं इन आवर फिज़िकल वर्ल्ड, एंड दे कैन नॉट बी इमेजिनरी, दे हैव टू बी रियल। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो है वो इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी ना, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हम vx कैलकुलेट कर रहे हैं, और मोशन जो होगी वो किस रीजन में होगी, उस रीजन में होगी जिसमें टोटल एनर्जी हमारे पास ux से ज़्यादा होगी। तो ये बिल्कुल इसी पहले वाली जो ऊपर वाली कंडीशन है उसी से ही ये निकल रही है, बट स्टिल इट्स अ सेपरेट कंडीशन विच यू नीड टू नो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की मोशन है ना, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन द रीजन इन विच टोटल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। लेट मी एक्चुअली राइट इट कम्प्लीटली ताकि आप लोग इसको कंफ्यूज ना कर दें। तो ये हमारे पास दूसरा जो पॉइंट यहाँ से निकलता है, मोशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द रीजन फॉर विच टोटल एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ये दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं जो हमारे पास एकदम से इस एक्सप्रेशन से आ जाती हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं ज़रा इस मोशन के जनरल एनालिसिस के ऊपर। तो अब अगर आपने ऑब्जेक्ट की मोशन यहाँ पे मैं vx के लिए यूज़ कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, तो आपने अगर ऑब्जेक्ट की मोशन को यहाँ पे देखना है कि किस तरह की होगी, तो आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो पोटेंशियल एनर्जी लाजमी तौर पे हमें पता होनी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी ही डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो किस तरह होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल केसेस जो हैं वो मुश्किल हैं, वो आपके इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन को अगर आप 3 डायमेंशन में सॉल्व करें, जो मैं ऑफ कोर्स क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में करूँगा, इस मैकेनिक्स के कोर्स में नहीं, तो आपके पास सारी की सारी ये जो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स, यानी अर्थ, सन, मून, इनकी सारी की सारी मोशन जो है ना वो इस इक्वेशन से निकल के आती है। तो जो ऑर्बिटल मोशन है इन प्लैनेट्स की, वो सारी की सारी इसी इक्वेशन से निकल के आती है। बट दैट इज़ अ वेरी वेरी टफ थिंग टू डू टू कैलकुलेट, और वो हम दूसरे क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए एक टेस्ट फंक्शन ले रहा हूँ, यानी टेस्ट फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, और उस पोटेंशियल एनर्जी को लेके मैं बहुत सारी सिचुएशंस आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ना वो किस तरह की हो सकती है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है ना वो ये है, ये मैं हेलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक से ही ले रहा हूँ। तो ये हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लेते हैं, ये वाला ये जो रेड कर्व है ना हमारे पास, ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस ये वाला है, और ये कर्व जो है ये जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है इसकी शेप में तब्दीली आती है, जिसका मतलब ये है कि चूँकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो ये जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की जाने मूव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स का कर्व है। आपको पता है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं वो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, कि जो फोर्स है वो होती है -du/dx। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो इसका मतलब है फोर्स भी एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगी। तो ये हमारे पास दोनों प्लॉट्स दिए हुए हैं। ये मैंने एग्जांपल ली है हेलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक से।
और इसको अब देख के हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है ना वो किस तरह की हो सकती है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है जिसको हमने यूज़ करना है। जो दूसरी इक्वेशन है ऑफ कोर्स वो हमारे पास यही इक्वेशन है E=K+U कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके अब हमने इन ग्राफ का एनालिसिस करना है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि हमारे पास किस तरह की मोशन हो सकती है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इस एनर्जी के कर्व के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो टोटल एनर्जी है जिसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, E0, E1, E2, E3, E4। इसको डिवाइड करने का या इन पॉइंट्स को ग्रेडिंग करने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम डिस्कस कर सकें पोटेंशियल एनर्जी और इन टोटल एनर्जी का कंपैरिजन करके। टोटल एनर्जी वाई एक्सिस के ऊपर इसलिए ली गई है क्योंकि अगर आप देखें इस इक्वेशन में तो जो मोशन है ना वो प्योरली डिपेंड करती है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास इस ग्राफ में ये E0 का। ओके, तो ये हमारे पास पहला सिनेरियो है जब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ना जिसको मैंने E से रिप्रेजेंट किया है वो बराबर है E0 के। जब ये केस होता है तो आप ज़रा गौर करें कि ये E0 जो है ये कॉरस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप पोजीशन एक्सिस के ऊपर देखें तो ये x0 है और ये रेड कर्व जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो इस पूरे कर्व में ये वाला जो पॉइंट है ना जो कॉरस्पॉन्ड करता है E0 को, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है। ओके, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की सारी एनर्जी जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो सारी की सारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो K जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा इस पॉइंट के ऊपर। और अगर K ज़ीरो है तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर होगा। तो यहाँ से हमारे पास जनरल नतीजा ये निकला है कि वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ऑब्जेक्ट की, उसकी सारी की सारी जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, जिसका मतलब होता है कि पार्टिकल उस पॉइंट के ऊपर रेस्ट के ऊपर होगा। तो x0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो रेस्ट के ऊपर होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे केस के ऊपर जहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ना E वो इक्वल है E2 के। तो दूसरा पॉइंट है E=E2 नहीं E1 के इक्वल है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो ये पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ना उस कर्व को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करता है। एक पॉइंट को x1 कहा गया है और दूसरे पॉइंट को x2 कहा गया है। ये हमें ये बताता है कि अगर आप x1 से x2 की तरफ मूव करें तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये जो रेड लाइन है ये इस पॉइंट के ऊपर जाके मिनिमम होती है। तो आप अगर x1 से x2 की तरफ मूव करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जिसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर x1 के ऊपर उसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तो जैसे आप x1 से x0 की तरफ और फिर x0 से x2 की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी आती है तो इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मोशन मौजूद है, और वो मोशन किन पॉइंट्स के दरमियान होगी वो डिपेंड करेगा कि उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है। अब ज़रा ये देखें कि x1 और x2 के ऊपर उसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है। अगर सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है तो उसे x1 और x2 के ऊपर अगर पार्टिकल x1 और x2 के दरमियान मूव कर सकता है तो इन पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्टली x1 और x2 के ऊपर जाके उसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर उसकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो x1 और x2 के दरमियान मूव कर सकेगा, लेकिन x1 और x2 से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर वो x2 की तरफ जा रहा है तो x2 के ऊपर पहुंच के फिर वापस
की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर x1 की तरफ जा रहा है तो x1 के ऊपर पहुंच के फिर वापस मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पॉइंट्स जहाँ पे वो अपनी मोशन को अपनी मोशन में जा रहा होता है, जैसे अगर वो x0 से x2 की तरफ जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो रुकता है और फिर वापस पहले वाली डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, इन पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 जो हैं ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। टर्निंग पॉइंट्स से अब हमारे पास मीनिंग ये आया कि पार्टिकल जो है इन पॉइंट्स से आगे नहीं जा सकता, इनसे बाहर नहीं निकल सकता। तो उसकी जो मोशन है कहा जाता है कि वो कंस्ट्रेंड है बिटवीन x1 एंड x2 एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स ऑफ मोशन। ये इस केस में दो हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और मैं अभी उसकी एग्जांपल के ऊपर आऊँगा। इसी पॉइंट को आप अगर देखें तो इस जो पॉइंट हमारे पास है x इक्वल्स x0, इसको पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब ये एक नई चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं और ये फिज़िक्स में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होती है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। तो फोर्स को हमने देखा कि ये क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है पोटेंशियल एनर्जी का du/dx। तो इस केस में अगर हमारे पास x0 एक स्टेबल पॉइंट है, तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे यानी फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट x0 के ऊपर, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगी वो ज़ीरो होगी। ऐसे पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेट मी एक्चुअली राइट इट बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर होता है तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होती, और मज़ीद अगर आप पार्टिकल को उस पॉइंट से डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट की तरफ, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करता है। यानी अगर ओरिजिनली पार्टिकल आपका जो है वो x0 के ऊपर मौजूद है और आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ़्ट, तो पार्टिकल क्या होगा, वापस x0 की तरफ ही आएगा। यानी उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन x0 की तरफ होगी। यानी अगर पार्टिकल जो है वो x2 की तरफ मूव कर रहा है, आपने उसको थोड़ा सा मोशन दिया टुवर्ड्स x2, तो जो फोर्स है वो x0 की तरफ लगेगी, यानी उसको वापस खींचेगी। और अगर आप पार्टिकल x1 की तरफ मूव कर रहा है, यानी आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है थोड़ी सी x1 की तरफ, तो नेचुरली पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो x0 की तरफ होगी, यानी उसको वापस अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है, जिस पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो है, उसकी तरफ वापस भेजता है, वापस उधर ही रखने की कोशिश करता है सिस्टम उसको। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। इस चीज़ को आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं मैथमेटिकली। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये सिंपली कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अगर आपने चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं है, तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आप उसको चेक करना चाहते हैं, और अगर वो ज़ीरो आ जाए तो आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में है, विद सम एडिशनल कंडीशन जो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू ऑलवेज लर्न इट फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो आप इसको इधर से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पार्टिकल जो है वो x0 से x2 की तरफ जाता है, ओके, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है जब आप x0 से x2 की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज़ होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर उसकी इंक्रीज़ होगी तो आप देखें कि जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, यानी उसकी जो फोर्स है वो उसको वापस इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगी। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास x0, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जो थर्ड यहाँ पे हम पॉइंट लेना चाहते हैं डिस्कशन के लिए, वो है जहाँ ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी जो है E वो बराबर होती है E3 के। और E3 अगर आप देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास E2 मैंने मिस किया है, तो पहले हम लेते हैं E2। तो E2 अगर आप देखें तो ये वाला हमारे पास पॉइंट है, ये वाली लाइन, ओके।
इस लाइन को अगर आप देखें तो ये लाइन 4 पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को कट करती है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये तीसरा और ये चौथा। और ये 4 पॉइंट बिल्कुल इन 2 पॉइंट्स की तरह हैं जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी E1 के इक्वल थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये 2 पॉइंट जो हैं ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। जो पार्टिकल है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान तो फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, और इन 2 पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। E2 जब उसके पास एनर्जी होगी तो हमारे पास 4 टर्निंग पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन मज़े की बात यह है कि पार्टिकल या तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इसको नाम नहीं दिए हुए लेकिन चलें, पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कंस्ट्रेंड होगा यहाँ, या तो वो इस रीजन में फ्रीली मूव कर सकेगा, या फिर इस रीजन में, ये वाला जो है, लेट दिस गो अवे, या फिर ये वाला जो रीजन है इसमें वो फ्रीली मूव कर सकेगा। ये वाला जो कर्व है ना, जो ये वाला कर्व है, पार्टिकल इस कर्व की जानिब नहीं जा सकता क्योंकि इस कर्व के ऊपर जाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गई है, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 4 टर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन या तो पार्टिकल जो है वो इस वैली के अंदर मूव करेगा या फिर वो इस वैली के अंदर मूव करेगा, वो इस रीजन में नहीं जा सकेगा। सो वी हैव 4 टर्निंग पॉइंट्स हियर, लेट मी राइट इट। सो वी हैव 4 टर्निंग पॉइंट्स। ये सारी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं जो आपने समझनी है। अब ज़रा आते हैं इस पॉइंट की तरफ जहाँ पे पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है ना, दिस इज़ 4th केस, और जो टोटल एनर्जी है ना हमारे पास E वो इक्वल है E3 के। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये है हमारे पास टोटल एनर्जी, लेट मी यूज़ हाइलाइटर। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो इस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन इस रीजन से आगे आगे पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि इस रीजन से आगे किसी पॉइंट पे भी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो टोटल एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर नहीं है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे अगर आप देखें, इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और बाकी काइनेटिक एनर्जी है। तो E3 इस पॉइंट से आगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या जैसे भी चेंज होती है ना, E3 के बराबर नहीं पहुंचती। इसका मतलब है कि इस रीजन में पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, और वो ये एक टर्निंग पॉइंट है लेफ़्ट साइड से, लेकिन राइट साइड पे उसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है और वो इन्फिनिटी तक फ्रीली मूव कर सकता है। इस पॉइंट पे इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इस पॉइंट के बाद ना कर्व जो है वो स्ट्रेट हो रहा है, विच मीन्स कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, अगर वो मज़ीद राइट की जाने मूव करे तो वो कॉन्स्टेंटली उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद नहीं है तो। यानी अगर हम एक आइडियलिस्टिक एनालिसिस की बात करें तो इस केस में हमारे पास इस रीजन में पार्टिकल के पास कुछ नॉन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, विच मीन्स ही कैन फ्रीली मूव इन दिस रीजन। और फाइनली हमारे पास केस है जिसमें हमारे पास टोटल एनर्जी E4 के इक्वल है। लेट मी राइट इट हियर। सो 5th केस इज़ व्हेन E इक्वल्स E5, तो टोटल एनर्जी जो है वो E5 के इक्वल है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में अगर हम देखें, सॉरी E5 नहीं E4 अगेन, क्योंकि मैंने E0 से स्टार्ट किया है, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ इसको। मेरे माइंड में है कि शायद हमने E1 से स्टार्ट किया है। तो ये हमारे पास है E4 का केस। तो E4 के केस में अगर आप देखें तो लेट्स लुक एट आवर ग्राफ। तो ये है हमारे पास E4, और इसमें अगर आप देखें तो इस रीजन तक, इस पॉइंट तक जो टोटल एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। लेकिन अगर आप इससे आगे वाले रीजन में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से कम है। तो इस रीजन में पार्टिकल की मोशन वैसी ही होगी जैसी मैंने ये E3 के केस में बताई थी कि पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर बाउंड होगा, यानी इस तरफ नहीं जा सकता, लेकिन इस रीजन में वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसके पास कुछ नॉन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बिल्कुल यही वाला सिनेरियो E4 के केस में भी हो रहा है। E4 के केस में इस पॉइंट से आगे पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये वाला जो रीजन है इस पॉइंट से लेके इधर तक, इस रीजन में उसकी जितनी टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है।
तो इस रीजन में इसका मतलब है कि पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैं फोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रीजन में ये पॉसिबल है कि पार्टिकल अगर इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहे, लेकिन अगर वो इनिशियली रेस्ट में है इस रीजन में तो फिर वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उसके पास सारी की सारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं है। अब यहाँ से एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास आती है, मैंने आपको एक बताया पहले चीज़ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ से हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है और उसको आप नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर हो जिस पॉइंट के ऊपर उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, तो पार्टिकल नेचुरल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और नेचुरल इक्विलिब्रियम का क्या फ़र्क है। इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इस पॉइंट के ऊपर भी तो उसकी सारी की सारी एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। इसको हमने कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं क्यों नेचुरल इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, क्या फ़र्क है स्टेबल और नेचुरल इक्विलिब्रियम में। तो आप फ़र्ज़ करें पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल इस तरह जैसे ये हमने कैलकुलेट किया था, और उसके ऊपर फोर्स अगर ज़ीरो आती है तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब हमने देखना है कि वो नेचुरल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को यहाँ पे हमने ये कह के चेक किया था कि अगर हम पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने की वजह से जो फोर्स है उसकी हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर राइट की तरफ जाएँ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और फोर्स नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या आएगी, डायरेक्शन जो उसकी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर हम उसको इस तरफ मूव करवाएं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगी, उसको एक्स नॉट की तरफ धकेलेगी। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो अगर हम पार्टिकल के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स लेफ़्ट या टुवर्ड्स राइट तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस सारे रीजन में एक जैसी है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती थी जैसे ही आप एक्स नॉट से लेफ़्ट या राइट मूव करते थे। तो इस रीजन में चूँकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रही तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो फोर्स हमेशा ही ज़ीरो रहेगी। विच मीन्स कि अगर आप पार्टिकल को यहाँ से थोड़ा सा मूव करवाते हैं तो वो आगे की जाने मूव करने लग जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद हैं तो शायद वो थोड़ी आगे जाके रुक जाए, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको पता नहीं न्यूट्रल कहते हैं या नेचुरल कहते हैं, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट इट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आई बिलीव, दैट्स व्हाट इट इज़ इन माई नोट्स। अब हमारे पास ये डिस्कशन सारी ख़त्म हो गई है। इसकी एक चीज़ और है जो हमने डिस्कस करनी है, और वो ये पॉइंट x5 है। अगर आप x5 को देखें तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ना, यानी अगर आप डेरिवेटिव लें, यही वाली इक्वेशन कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लें एट x इक्वल्स x5, तो वो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर वो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है ना वो हॉरिजॉन्टल है, और ये सिंपली आपके पास स्लोप है, तो स्लोप ज़ीरो है पोटेंशियल एनर्जी का इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर स्लोप ज़ीरो है या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी एक इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, तो ये भी एक किस्म का इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, तो अगर आपने राइट की जानिब फोर्स लगाई है तो वो फोर्स बढ़ती ही जाएगी और पार्टिकल आगे की जानिब मूव करता रहेगा। अगर लेफ़्ट की जानिब फोर्स लगाई है तो फोर्स लेफ़्ट की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगी और पार्टिकल आगे की तरफ मूव करता रहेगा। एक्चुअली मैं आपको इधर मैथमेटिक्स से समझाता रहा हूँ, मैं भूल गया कि मेरे पास फोर्स का कर्व भी है। तो आप इसको इधर से देख सकते हैं, ये देखें, ये पॉइंट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है ना पार्टिकल के ऊपर वो ज़ीरो है, जिसका मतलब है पार्टिकल इक्विलिब्रियम की हालत में है। लेकिन अगर आप इधर से थोड़ा सा इसको राइट पे डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसका मतलब है पार्टिकल रुकेगा नहीं, आगे को मूव करता जाएगा। या फिर अगर आप लेफ़्ट पे डिस्प्लेस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और कभी भी अपनी वापस इस इक्विलिब्रियम वाली हालत में नहीं आएगा जहाँ पे उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो थी। तो इस पॉइंट को, ये जो x5 पॉइंट है ना, इसको आप कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था, जिसको मैं कह रहा था कि शायद इसको नेचुरल भी कहते हैं, बट यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ हुआ है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ये फोर्स का प्लॉट से समझ लें, या इस एक ही एक्सप्रेशन से, जो एक ही हमारे पास इक्वेशन है, कंडीशन है, इससे समझ लें
आप ऑब्जेक्ट की अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ना, तो उसकी आप देख सकते हैं कि क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में है, न्यूट्रल में है, या उसकी जो मोशन है वो किस रीजन में पॉसिबल है और किस रीजन में पॉसिबल नहीं है। अब ये मैंने आपको सारी थ्योरेटिकल बातें बता दी हैं, तो आई प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू, जो यही 2-4 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये वाली, इनको इस्तेमाल करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इनसे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, रियल प्रॉब्लम्स जो हैं। तो चलें ये सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमें ये कहता है कि द पोटेंशियल एनर्जी function for force between two atoms in a diatomic molecule can be expressed approximately as follows। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ए और बी कांस्टेंट है, and x is the distance between the atoms, find the equilibrium separation between the atoms। ओके, एंड ये वो चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सिस्टम जो है कब इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, यानी कब स्टेबल हालत में होता है। ये पहली चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़ है द फोर्स बिटवीन द एटम्स, के एटम्स के दरमियान फोर्स कितनी लगेगी। और तीसरी चीज़ है द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू ब्रेक द मॉलिक्यूल अपार्ट। ओके, तो मैं पहले 2 पार्ट आपके लिए करूँगा, तीसरा पार्ट आपके लिए छोड़ दूँगा। वैसे बुक के अंदर सॉल्व्ड है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे लगता है ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो तीसरा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूँगा। लेकिन जो पहला 2 पार्ट है ना, ये हमारे मेन पार्ट है। तो ये है हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 12.10। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है, u ऑफ x दिया हुआ है, और ये इक्वल है a डिवाइड बाई x पावर 12 माइनस b डिवाइड बाई x पावर 6। ठीक है, और सबसे पहले हमें कहा गया है कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है ना वो कैलकुलेट करें। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब ये है कि वो फासला जिस पॉइंट के ऊपर जो एटम्स है ना वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, और उसकी कंडीशन हमने ये पढ़ी है ऊपर कि वो पॉइंट होता है जब सिस्टम के ऊपर या उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई फोर्स ना लग रही हो, और ये इक्वल होता है du बाई dx सच दैट x इक्वल्स x नॉट। x नॉट जो है ना ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जहाँ पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ अब इस ऊपर वाली टर्म का, तो ये मेरे पास आता है -12 a डिवाइडेड बाई x नॉट पावर 13, मैं x को x नॉट अब सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, प्लस 6b डिवाइडेड बाई x नॉट पावर 7, और इसको मैंने 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिसको मैंने x नॉट कहा है ये इक्वल आ जाता है 2b डिवाइड बाई a पावर 1 डिवाइड बाई 6। तो ये मैथमेटिकली आप इस तरह इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन 2 एटम्स के दरमियान, या कोई भी चीज़ जो इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो आप उसको इन जनरल इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास फोर्स। तो फोर्स इसी फार्मूला से आएगी, सिर्फ इस केस में हमारे पास इसको हम 0 के इक्वल नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे। इस केस में इसको हमने 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट किया था क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की हालत में देखना चाहते थे, तो इसका मतलब है कि वो 0 आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी। अब हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फोर्स हमारे पास आती है F इक्वल्स माइनस du डिवाइड बाई dx। तो आपने सिंपली डेरिवेटिव लेना है, और जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो, बल्कि हम पहले ही ले चुके हैं, तो वो हमारे पास आता है 12a डिवाइडेड बाई x नॉट पावर 13 माइनस 6b बाई x पावर 7, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये x नॉट नहीं होगा क्योंकि x नॉट को हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहा है, तो ये सिंपली x है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, और यहाँ पे हमारे पास ये फोर्स तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए लिखी थी, ये वाली जो फोर्स है। ओके, तो जो कंडीशन है वो ये है कि du बाई dx जो है ना ये हमारे पास एट x इक्वल्स x नॉट 0 होना चाहिए। और ये मैं आपको इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं नेगेटिव साइन जो है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। जब आपने 0 यहाँ पे लिखा
तो इसको नेगेटिव लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव जो है इट मैटर्स। और यही वजह है कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन था, लेकिन इधर 12 के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। जो थर्ड पार्ट है, आई कैन डू इट बट आई एम गोना लीव इट फॉर यू। आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए और आप उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस एडिशनली इसका सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है। ओके, दिस वाज अ वेरी लॉन्ग लेक्चर बट वेरी इंपॉर्टेंट नॉनदलेस। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय।